Hello friends, today we are going to discuss question answers given in the chapter Water, the Essence of Life. So the first question that has been given in your book on page number 4 for discussion is, do you think we can drink the water present in the oceans? बच्चों, जो ओशंस में, सीज में, समुद्र में पानी रहता है, आपको क्या लगता है? क्या हम उस पानी को पी सकते हैं? Answer is no. We cannot directly drink the water present in the oceans and the seas. समुद्र का पानी हम डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं. कारण क्या है? That the water present in these oceans and seas is very salty. इनका पानी बहुत ही ज्यादा नमकीन है and therefore इसलिए it might make us fall sick. इसको पीने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं. Now second question on the same page is, what can ocean water be used for? समुद्र का पानी हम अगर डायरेक्टली पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो क्या किसी और काम में हम इसको यूज कर सकते हैं? तो बच्चों, as far as I could think, मुझे ये कुछ काम जो हैं वो नजर आ रहे हैं. पहला है, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में इस वाटर का इस्तेमाल जो है जरूरत के अनुसार किया जा सकता है. दूसरा है रिक्रिएशनल. रिक्रिएशनल मीन्स इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर पार्क्स बना सकते हैं और उसे रिक्रिएशन कर सकते हैं. थर्ड है मेडिसिनल. मेडिसिनल में कैसे? तो बेटा, समुद्र के अंदर ही बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिनसे हम मेडिसिन बनाने का काम कर सकते हैं. फोर्थ इज, जो कि बहुत ज्यादा होता है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट. समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके हम नमक को इस्तेमाल में ला सकते हैं. फिफ्थ है बेटा, हम इसका सिंपल इस्तेमाल ये कर सकते हैं कि फिशिंग के लिए और एक्वाकल्चर के लिए हम इसको यूज में लाए. एक्वाकल्चर क्या हुआ? एक्वाकल्चर में पानी में हम जिस जिस चीज को ग्रो कर सकते हैं, उन सबको ग्रो करना सिस्टमेटिक वे में वो आता है. जैसे बेटा, फिश हो गए, क्रैब्स हो गए, ठीक है. फिर हम लोग जो पर्ल बनाया करते हैं, आर्टिफिशियली भी बनता है पर्ल, ठीक है. तो वो ये सब जो है एक्वाकल्चर में आता है. फिर बेटा यहाँ 6 पॉइंट दिया है कि आफ्टर डीसैलिनेशन. डीसैलिनेशन का मतलब है सैलिनिटी को रिमूव करना, यानी कि उसमें से नमक को हटाना, ठीक है. तो नमक को हटा करके उस पानी को हम ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, और बाकी कन्वेंशनल पर्पस जो है, जो आम इस्तेमाल है, वो भी हम इस पानी से कर सकते हैं. On page number 5, an activity has been given. Now, in this activity, you have been given images of sources of fresh water. You have to identify these sources. यहाँ पर बेटा, जिन जिन सोर्सेस से हमको फ्रेश वाटर मिलता है, उनमें से कुछ सोर्सेस का पिक्चर आपको दिया है. आपको इन सोर्सेस को आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखना है. Now, the first picture is very easy to be guessed. This is the picture of a pond. Second, आप देख सकते हैं यहाँ पर किनारा है, लहरें हैं. So obviously, it is either a sea or an ocean. थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं. तो it could be a glacier. आप डायरेक्टली आइसबर्ग्स भी लिख सकते हैं. फोर्थ पिक्चर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा वाटर बॉडी है. सो दिस कुड बी अ लेक. और ये जो फिफ्थ आप देख रहे हैं, दिस कुड बी अ कैनाल. ये कैनाल हो सकता है, और इट कुड बी पिक्चर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो, जैसा आप इसको इंटरप्रेट करें. और इट कुड बी अ फ्लोइंग रिवर.
यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है पिक्चर से कि ये पानी जो है आगे की तरफ बह रहा है. सो दिस इज अ रिवर. वेरी इजी टू गेस. दिस इज वेल एंड clouds that give you rainwater. One more activity has been suggested on page number 6 in which you have to take a steel glass. बच्चों आपको एक स्टील का ग्लास लेना है and into that glass you have to put some ice cubes. आपको उस ग्लास के अंदर कुछ बर्फ के क्यूब्स डाल देने हैं and you have to leave it for a few minutes. कुछ देर के लिए उसको वैसे ही छोड़ दीजिए. You will be able to see tiny droplets of water on the outer surface of the steel glass. कुछ समय के बाद आपको स्टील ग्लास के बाहरी सरफेस पे पानी की बूंदें दिखाई पड़ेंगी. Now, you have been asked, where do these water droplets come from? आपको क्या लगता है ये पानी की बूंदें ग्लास के आउटर सरफेस पे कहां से आई? तो बच्चों, water vapors present in the surrounding air. ग्लास के आसपास जो हवा है उस हवा में भी water vapors present होते हैं. Those water vapors condense when they come in contact with the cold surface of the steel glass. आसपास की हवा में वाटर वेपर जो गैशियस फॉर्म में सर्कुलेट करते रहते हैं, जब वो स्टील से बने हुए ग्लास के ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं. अब वो ठंडा सरफेस कैसे हो गया? क्योंकि आपने उसके अंदर क्या रखा है? आइस क्यूब. तो जैसे ही वाटर वेपर्स को ठंडा सरफेस मिलता है तो वाटर वेपर क्या होंगे? कूल डाउन होंगे, कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन से यू विल गेट वाटर ड्रॉपलेट्स. आपको लिक्विड वाटर मिलेगा. ठीक है, तो यही रीजन था बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील ग्लास. नाउ on basis of this activity you have to answer another question that is asking you what happens to the ice cubes after they are left in the glass for some time. आपने ग्लास में डाल करके आइस क्यूब्स को छोड़ दिया, थोड़े लंबे समय के लिए छोड़ दिया. क्या देखेंगे आप? क्या चेंज आ रहा है? That slowly ice cubes are melting and getting converted into liquid form, liquid water. Okay. Now, third question. If we heat water, अगर हम पानी को गर्म करें, what will happen to it? तो क्या होगा? आप सभी बेटा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस फेनोमेनन को देखते हैं. Water will change into water vapor. Liquid here is getting converted into a gaseous form. In the above activity, what forms of water do you get to see? बेटा ये जो एक्टिविटी आपने की आइस क्यूब्स वाली, इसमें आपने कौन कौन सा फॉर्म वाटर का देखा? बेटा वाटर जब लिक्विड था, ठीक है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? लिक्विड फॉर्म. जब वो वाटर वेपर में बदल जाता है, दैट इज द गैशियस फॉर्म. और अगर वो ठंडा होकर के फ्रीज कर जाता है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस, तो हम कहते हैं आइस को वो सॉलिड फॉर्म. सो वाटर लिक्विड फॉर्म, वाटर वेपर गैशियस फॉर्म, आइस इज सॉलिड फॉर्म. ठीक है. नाउ ऑब्जर्विंग चेंजेस. If ice is melting, what do you get to observe? That solid ice is getting changed into liquid water. Water is boiling. तो किस फॉर्म से किस में चेंज कर रहा है? Water that is in liquid form is getting converted into gaseous form, that is into water vapor. Water in sunlight for 3 days. बेटा कहीं पर भी आप पानी रख करके या स्पेल करके छोड़ देते हैं सनलाइट में 3 दिन के लिए, तो आप क्या देखने के लिए आपको मिलेगा कि वो वाटर जो है वो स्लोली डिसअपियर कर जाता है, गायब हो जाता है. और आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन.
On page number 9, you have been given images of 3 places and you have to analyze them and tell which scenario will help the most in recharge of groundwater. तो बेटा एक एक करके हम लोग देखते हैं. अगर इस सिनेरियो को हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्लोप है इस तरफ. तो अगर बारिश होती है तो ये सारा पानी जो है स्लोप से इस तरफ आएगा, जहां पर हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, एक कंक्रीट का बना हुआ रोड. चूंकि ये कंक्रीट का बना है बेटा, तो जो भी पानी यहाँ पे आ रहा है उसको ये परकोलेट करके, सीप करके, यहाँ से छन करके नीचे की तरफ जाने में ना के बराबर मदद करेगा आपकी. तो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाएगा. सेकेंड सिनेरियो, ये जो ग्रीन लॉन का आपको दिया है, यहाँ अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे हमको कंक्रीट और पेवमेंट्स बहुत कम देखने के लिए मिल रहे हैं. यहाँ पर अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी डेफिनेटली ग्राउंड के थ्रू, सॉइल लेयर्स के थ्रू छनते हुए, सीप करते हुए, परकोलेट करते हुए नीचे के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा. थर्ड में अगर हम देखें तो हियर अगेन वी आर गेटिंग अ पेव्ड एरिया. तो यहाँ पे चूंकि ये पत्थर का पेवमेंट डला हुआ है बेटा, तो यहाँ से फिर से पानी सीप करके नीचे नहीं जा पाएगा. तो ये भी कोई खास मदद नहीं कर रहा है ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन लॉन. पेज नंबर 13 पर बच्चों आपको ये मैप दिया हुआ है, जहां पर इंडिया के जो मेन रिवर्स है उनका कोर्स आपको दिया हुआ है कि वो कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ कहाँ से ट्रैवल करते हुए वो अल्टीमेटली कहाँ को जाती हैं. नाउ reading this map you have to answer this, wherein you have been asked whether this river moves towards the Bay of Bengal or towards the Arabian Sea. तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है गोदावरी. If we look for गोदावरी river तो मुझे मैप में ये वाला इसका पाथ मिल जाता है. गोदावरी रिवर को आप देख रहे हैं कि इट इज ओरिजिनेटिंग समवेयर हियर एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस वाटर बॉडी, दैट इज द बे ऑफ बंगाल. सो द आंसर इज बे ऑफ बंगाल. नर्मदा आप देख सकते हैं यहाँ पे, नर्मदा जो है यहाँ से ओरिजिनेट करके अरेबियन सी की तरफ जा रही है. गंगा, गंगा जो है ये बे ऑफ बंगाल के तरफ. ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इधर से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, ये भी अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. देन कम्स ताप्ती रिवर. ताप्ती रिवर यहाँ पर है, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं रिवर का कोर्स कि ये जा रहा है अरेबियन सी में. ठीक है. फिर हमारे पास है कावेरी और कृष्णा. दोनों को आप देख ले, कावेरी और कृष्णा दोनों के दोनों बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहे हैं. Now we will discuss the questions given on page number 20. You have to match the following. Ocean water. Beta, we all know that ocean water is very salty, because of which it is not fit for drinking. Snow is the solid form of water. Steam is the gaseous or the vapor form of water, and rainwater is fresh water. Why do you think most of the water on earth cannot be used for drinking or farming? बेटा, अर्थ का बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा पानी का बना हुआ है, ऑलमोस्ट 70.8% हिस्सा. फिर भी उसमें से ज्यादातर पानी जो है उसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट पीने के लिए या खेती के लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बेटा, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा, ज्यादातर पानी जो अर्थ के सरफेस पे मौजूद है वो सेलाइन है, सॉल्टी है, क्योंकि वो समुद्र में है, ओशंस में है. चूंकि वो सॉल्टी है तो बेटा हम उसको डायरेक्टली ना पीने में काम ला सकते हैं, ना फार्मिंग के लिए काम ला सकते हैं. बहुत कम हिस्सा ही फ्रेश वाटर है और उस फ्रेश वाटर का भी ज्यादातर हिस्सा
बेटा ग्लेशियर या माउंटेन्स में आइस कैप्स में मौजूद है, जिसको हम इजीली अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो कुल मिलाकर के अर्थ पे जितना भी पानी है उसका बहुत ही कम हिस्सा हम डायरेक्ट यूज के लिए अपने लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स लिव नियर वाटर बॉडीज, व्हाई? ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लिविंग बीइंग्स जो है वो किसी ना किसी वाटर बॉडी के आसपास ही बसते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वाटर इज वेरी essential for our survival, for our life. हमें पानी सबसे पहले तो पीने के लिए चाहिए, खेती के लिए चाहिए, पेड़ पौधों को भी उस पानी की जरूरत होती है। हमें और भी, हमें ही नहीं पेड़ पौधों को, दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को डेली एक्टिविटीज भी कैरी आउट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसलिए बेटा ज्यादातर लिविंग बीइंग्स वाटर बॉडी के आसपास ही बसते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, you have to think and answer that if it doesn't rain in your area for 2 years continuously, आपके इलाके में अगर 2 साल तक लगातार बारिश ना हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट्स होगा? ठीक है, तो मैंने शॉर्ट करके थोड़े से पॉइंट्स को लिखा है। सबसे पहले तो ड्रॉट विल अकर, सूखा पड़ेगा, सीवियर ड्रॉट का कंडीशन हो जाएगा। कंसिक्वेंट अपॉन, जिसका असर ये होगा कि क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड, आप क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो पूरे के पूरे सूख सकते हैं, या तो फिर उनमें वाटर का जो लेवल है वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। इन सब का रिजल्ट ये हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए, क्योंकि भाई क्या है, खाने की चीजें उग नहीं पा रही है, पीने के लिए, डेली एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए पानी नहीं है, जानवर शायद भूख से मर रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं। तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि बहुत सारी चीजें अब आपके लिए डिफिकल्ट हो रही हैं, तो चीजों का दाम भी और फैसिलिटीज सर्विसेज का दाम शायद बढ़ जाए, तो इन्फ्लेशन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली पीपल जो हैं वो उस जगह से माइग्रेट कर जाए, मूव कर जाए दूसरी जगह के लिए, जहां पर उनको बेहतर लिविंग कंडीशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू रेन वाटर? क्या होता है अगर बारिश होती है शहर में और जंगल में? दोनों केस में क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व किए हैं? तो बेटा फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है वहां पर बारिश की बूंदें अगर गिरती हैं तो यहाँ पर कोई भी कंक्रीट का, सीमेंट का, टाइल का, पत्थर का, इन सब चीजों का जाल नहीं बिछा हुआ है, जिसकी वजह से ये होगा बेटा कि बारिश का पानी धीरे धीरे करके इस सॉइल से, पत्तियों से छनते हुए नीचे जाएगा और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर शहर की हम बात करते हैं जहां पर ज्यादातर जगह पर कंक्रीट का जाल बिछा हुआ है, किसी ना किसी तरह का पेवमेंट है, वहां पर अगर पानी बरसता है, मैंने बेटा यहाँ पर बरसते हुए पानी का फोटो नहीं लिया है, थोड़े क्लैरिटी के लिए ये पिक्चर लिया है मैंने, जहां पर आप देख सकते हैं कि बेसमेंट है, कंक्रीट का फ्लोर है, यहाँ पे पानी गिरा हुआ है। ये पानी बेटा नीचे परकोलेट करके, छन करके नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा और ये पानी इधर उधर रन ऑफ बन के कहीं जाएगा और ज्यादा बारिश होने पर इट माइट कॉज फ्लैश फ्लड ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू डिजाइन अ हाउस और अ स्कूल जहां पर आप पानी की बचत को कर सके। तो क्या क्या एलिमेंट्स आप उसमें ऐड करेंगे? तो आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। 3 चीजें जो मैं सोच पाई वो ये है बेटा कि हम कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे ये बहुत सिंपल सी प्लानिंग है, हम सभी अपने घर में, स्कूल में, बिल्डिंग्स में कर सकते हैं कि स्लोपी रूफ बनाएं या किसी तरीके से रेन वाटर को हम टेरेस पर से कलेक्ट करें ऐसे,
और उसको बेटा हम चैनल के थ्रू कहीं पर इकट्ठा कर ले। इसके और बेहतर तरीके हो सकते हैं इकट्ठा करने के या डायरेक्टली ग्राउंड में इसको परकोलेट कराने के। जैसे आप गड्ढा करके चारकोल, ठीक है, बालू और पत्थर ये सब डाल सकते हैं जिससे पानी छन करके नीचे जाए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं बेटा कि जहां जहां पर हमारे स्कूल में, घर में टैप्स लगे हैं, उनको और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके बेहतर बना सकते हैं। क्या क्या है? बहुत कॉमन एग्जांपल आजकल बहुत जगह पर देखने के लिए मिल रहा है कि टैप्स में सेंसर लगे होते हैं। इसका फायदा यह होता है कि आप जब अपने हाथ को इसके करीब लाते हैं तभी इससे पानी बाहर आता है, और उसके बाद वो जैसे ही आप हाथ हटाते हैं ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। तो हमारी जो आदत है, जाने अनजाने हम कई बार ऐसा किए करते हैं कि ब्रश कर रहे हैं टीथ को तो नल खुला रह गया, ठीक है, सोप अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर तो नल खुला है, तो पानी क्या हो रहा है बेटा? बह रहा है। सेंसर लगा रहेगा तो अपने आप पानी जो है वो बंद हो जाएगा। फिर बेटा आजकल ज्यादातर घरों में ये जो फॉसेट्स लगे रहते हैं, टैप लगे रहते हैं, नल लगे रहते हैं, उनमें आप देखे होंगे इस तरह का जाली जैसा कोई स्ट्रक्चर लगा रहता है। एक्चुअल में इसको बेटा हम लोग एरेटर कहते हैं, जिसका काम है प्रेशर को बढ़ाना एरेट करके। और यहाँ पर देखिए बिना एरेटर का नल है, ढेर सारा पानी बाहर आ रहा है। इसका फ्लो रेट बताया है 1 मिनट में करीब 15 लीटर पानी बाहर आ रहा है। 15 लीटर पानी 1 मिनट में बाहर आ रहा है, काफी पानी बाहर आ रहा है। यही हमने जब एरेटर लगा दिया तो इसने पानी कम कर दिया लेकिन प्रेशर काफी बढ़ा दिया है एरेट करके वहां पे, जिसकी वजह से 1 मिनट में केवल 3 लीटर पानी ही बाहर आ रहा है, लेकिन पानी का फोर्स ज्यादा है, कहीं बेहतर है, और आप कहीं बेहतर तरीके से उस पानी का काम कर पा रहे हैं। तो ये सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी लगा के हम पानी के कंजम्पशन को काफी कम कर सकते हैं, और कई घरों में ये हो भी रहा है। तीसरा, ये भी हम सब अक्सर आजकल अपने घरों में इंस्टॉल कर रहे हैं, वो है कि अगर आपके घर में कहीं पर वाटर टैंक है स्टोरेज के लिए, जिसमें आप पानी को पंप करके डाल रहे हैं, तो उसमें एक अलार्म सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि जैसे ये भर जाए, ओवरफ्लो होने के इस पे आए, ये आपको किसी तरीके से अलार्म कर दे कि पानी अब बहने वाला है, और आप उसके पहले ही बंद कर दे ताकि पानी बहे नहीं।